Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn what kind of threats are dangerous to any organization. We will discuss different types of threats in this video. Let's start with this. Okay, before starting, I have to discuss कि ये जो main 4 things है risk, vulnerability, threat, attack, इसमें difference क्या है. इसकी सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके घर की कोई विंडो ओपन है तो ये बेसिकली रिस्क है. और अगर रिस्क है इसका मतलब है कि ये जो ओपन है विंडो आपके घर की, तो ये वल्नरेबिलिटी है आपके घर के लिए. मींस कोई भी बंदा इसके थ्रू घर में आ सकता है, और जो बंदा घर में आ सकता है वो बेसिकली आपके लिए थ्रेट है. और जब बंदा घर में आ जाएगा तो इट्स अ अटैक, आपके घर के ऊपर अटैक हो गया. This is a basic difference of these 4 kind of things: risk, vulnerability, threat and attacks. चले हम अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि किस किस्म के थ्रेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और वो कितने डेंजर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अच्छा, जो थ्रेट है इट्स बेसिकली इज एन ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसको सब्जेक्ट एक्सेस करता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करता है. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके एसेट्स होते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है. और एसेट्स में हम बात करें या ऑब्जेक्ट्स में हम बात करें तो वो कोई पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि उसके वर्कर्स हो सकते हैं, इस तरह कंप्यूटर्स हो सकते हैं. इन सब चीज़ों के लिए जो डेंजर है वो बेसिकली थ्रेट है. तो किस किस्म के थ्रेट्स होते हैं हम वो वन बाय वन देख लेते हैं. फर्स्ट वन है जी कंप्रोमाइजेस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अच्छा, मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उसको ऑर्गेनाइजेशन रन के लिए वो डिफरेंट किस्म की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या तो वो क्रिएट करती है या फिर उसके डिफरेंट किस्म के लाइसेंस बाई करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए. अच्छा, मेनली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर चीज़ें आती हैं उसमें ट्रेड सीक्रेट्स आ जाते हैं, कॉपीराइट्स आ जाते हैं, ट्रेड मार्क्स आ जाते हैं, पेटेंट्स आ जाते हैं. हम ट्रेड सीक्रेट की अगर बात कर लेते हैं तो ट्रेड सीक्रेट आप कह सकते हैं, उसकी एग्जांपल लेते हैं जैसे कोका कोला है. कोका कोला की जो रेसिपी है वो बेसिकली ट्रेड सीक्रेट है. तो आप एग्जांपल देख लें कि अगर कोई बंदा ये ट्रेड सीक्रेट चोरी कर ले या इनसाइडर जो कोका कोला के अंदर काम कर रहा है वो उसको जो रेसिपी है किसी और को सेल कर दे तो आपकी कंपनी को कितना नुकसान होगा. इसी तरह अगर हम बात करें ट्रेडमार्क की, अब कोका कोला की ही बात कर लेते हैं. जो कोका कोला का लोगो है वो भी एक ट्रेडमार्क है, यानी वो उसने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है कि कोई और बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता. अगर कोई और बंदा यूज़ करेगा तो उससे आप देखें कि कंपनी को कितना नुकसान होगा, और ये कंपनी के लिए थ्रेट भी होगा. इसके लिए डिफरेंट किस्म के लॉस भी बने हुए हैं. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप कंपनी रन करने के लिए डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स लेते हैं और उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होते हैं उसको रन करने के लिए. और हर कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर खुद से तैयार तो नहीं करती. लाइक आपको कंप्यूटर रन करने के लिए आपको लाइसेंस बाई करना पड़ते हैं विंडोज़ के या लिनक्स के लाइसेंस बाई करने पड़ते हैं. अगर आप विंडोज़ के या लिनक्स के लाइसेंस बाई नहीं करते और पायरेटेड यूज़ करते हैं तो ये भी बेसिकली थ्रेट है. एक तो आपकी कंपनी के लिए इसलिए कि वो जो विंडोज़ को कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑन करती है वो आपके ऊपर केस कर सकती है कि आप विदाउट देयर परमिशन यानी माइक्रोसॉफ्ट की परमिशन के बगैर उसका सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी को उसका कितना नुकसान हो सकता है. ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं. तो अगर ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ हों तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स हैं, और जो थ्रेट्स हैं वो फिर आपको इन द एंड यानी कि उसको अगर कोई कंपनी लॉ सूट कर देती है तो वो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अंडर दी लॉ यूज़ करें और उसके अंदर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज़ करें, कोई कॉपीराइट्स की वायलेशन ना करें, ताकि आपकी कंपनीज के ऊपर किसी किस्म का थ्रेट ना हो इनलीगल चीज़ें यूज़ करने का. नेक्स्ट जो है जी वो सॉफ्टवेयर अटैक्स है. अच्छा, जब हम सॉफ्टवेयर अटैक्स की बात करते हैं तो ये आप जो सॉफ्टवेयर हैं आप कह सकते हैं कि ये किसी न किसी कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होंगे या किसी न किसी सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होंगे, और इसके ऊपर जो थ्रेट्स होते हैं या अटैक हो सकते हैं उसको हम लोग नॉर्मली या तो कहते हैं मलिशियस कोड होते हैं या मलिशियस सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाते हैं, या हम समटाइम उसको मालवेयर्स कहते हैं.
ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर के लिए थ्रेट होते हैं। और इसके अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर वायरसेस आ जाते हैं, एडवेयर आ जाते हैं, रूट किट आ जाती है, स्पाईवेयर आ जा सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, रिमोट एक्सेस हो सकता है, वॉर्म्स हो सकते हैं, की लॉगर्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली थ्रेट हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, और इन सब को हम लोग कंसिडर करते हैं मालवेयर के अंदर। तो इससे बचने का तरीका यही है कि हमें अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चाहिए ताकि आपका सिस्टम महफूज रहे सॉफ्टवेयर अटैक से या सॉफ्टवेयर थ्रेट से। नेक्स्ट जो है जी अटैक वो डेविएशंस इन क्वालिटी ऑफ सर्विस। अच्छा, क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं कि कोई भी जो आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं या ले रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि जैसे आप कोई वेब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान जो वीडियो की क्वालिटी है या वॉइस की क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो कंप्रोमाइज़ होती है यानी कि वो अगर ब्रेक होके जाती है तो वो आपकी क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी। और ये थ्रेट किस तरह है? थ्रेट इस तरह है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज यूज़ कर रही होती हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि पावर ग्रिड है यानी कि पावर की जो सप्लाई आ रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह वो टेलीकॉम की सर्विसेज यानी कि आईएसपी से इंटरनेट ले रहे हैं, और डिफरेंट जो पार्ट्स हैं कंपनी को रिक्वायर्ड है उसकी सप्लाई आ जाती है उसके अंदर, तो वो जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है तो वो भी बेसिकली थ्रेट होगा। इसकी एक और एग्जांपल आपके सामने है। एक कंपनी है, उसने क्या किया हुआ है, उसने दो लिंक लिए हुए हैं। एक उसने 10 मेगाबिट्स का लिंक लिया हुआ, ये उसका मेन लिंक है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी के अंदर जो उसने सर्विसेज रन करनी है उसके लिए उसको बैंडविड्थ चाहिए इंटरनेट की, वो 10 मेगाबिट्स की है। और उसने बैकअप लिंक भी लिया हुआ है, वो 512 किलोबिट्स का है। अगर किसी वजह से आपकी जो प्राइमरी लाइन है वो डाउन हो जाती है आईएसपी की तरफ से, तो उससे जो भी आपकी जो सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको सर्विसेज चाहिए, वो बेसिकली डाउनग्रेड हो जाएंगी, क्योंकि आपका लिंक जो है वो बैकअप लिंक पे चला जाएगा। बैकअप लिंक के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कंप्लीट जो आपकी सर्विसेज या रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सके। तो इसको हम लोग कहते हैं डेविएशंस इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये भी बेसिकली थ्रेट है, क्योंकि जितनी देर आपकी सर्विस डाउन रहेगी या सर्विस आपकी कंप्रोमाइज रहेगी तो वो आप अपनी सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस तरह अगर आपके पास लाइट चले जाती है तो जितनी देर लाइट ऑफ रहेगी और आपके पास अगर बैकअप नहीं है लाइट का, तो देन भी आपकी जो सर्विसेज हैं वो सारी की सारी कंप्रोमाइज़ होंगी। तो ये भी थ्रेट है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे पास बैकअप सर्विसेज होनी चाहिए ताकि हमारी जो क्वालिटी है सर्विस की वो कंप्रोमाइज़ ना हो। नेक्स्ट जो है वो है जी एस्पियोनेज और ट्रेसपास। अच्छा, एस्पियोनेज एंड ट्रेसपास इज बेसिकली अ थ्रेट जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। इसमें होता है क्या है कि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके डाटे को एक्सेस करने की कोशिश करता है या एक्सेस करता है, या वो जासूसी करके वो आपके डाटे को एक्सेस करता है। एस्पियोनेज में हम बात कर लेते हैं मोस्टली शोल्डर सर्फिंग भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कोई बंदा अगर पर्सनल काम कर रहा है तो अगर उसके पीछे खड़ा होके अगर जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको वो देख रहा है तो ये बेसिकली एस्पियोनेज के अंदर आएगा, यानी कि शोल्डर सर्फिंग के अंदर आता है। ये भी बेसिकली थ्रेट है, यानी कि कोई बंदा आपकी पर्सनल चीज़ों को देख रहा है, जासूसी कर रहा है, पर्पस उसका यही है कि वो उसको नोट करना चाह रहा है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं, मीन आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रेक हो रही है। इसी तरह ट्रेसपासिंग मीन्स कि आपकी कोई एसेट्स हैं, अगर कोई उसकी जासूसी करता है या आपके चीज़ों को देखता है बगैर आपकी परमिशन के, तो वो बेसिकली ट्रेसपास के अंदर आ जाएगा। मीन्स डाटा कलेक्ट कर रहा है। अगर वो डाटा कलेक्ट कर रहा है इन अनऑथराइज वे, यानी कि उसको परमिशन नहीं है, और ये भी थ्रेट है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए किसी भी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट है जी फोर्सेस ऑफ नेचर। अच्छा, फोर्सेस ऑफ नेचर मीन्स के ये भी थ्रेट्स हैं। जैसे अगर आपकी कंपनी की बिल्डिंग में अचानक से अगर आग लग जाती है तो ये भी एक थ्रेट होगा आपकी कंपनी के लिए। इसी तरह आपकी कंपनी जहाँ पे लोकेट है वहाँ पे फ्लड आ जाता है तो ये भी थ्रेट है आपके लिए। इसी तरह अर्थक्वेक आता है और आपके नुकसान होता है आपकी कंपनी की बिल्डिंग को या एसेट्स को, ये भी थ्रेट है। इसी तरह लाइटनिंग मीन थंडर स्टॉर्म वगैरह आते हैं, बारिशें होती हैं, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो ये भी आपका थ्रेट है आपकी कंपनी के लिए। नेक्स्ट जो है वो जी है जी ह्यूमन एरर और फेलियर। ह्यूमन जो है वो वीकेस्ट लिंक होता है, या ह्यूमन फेलियर जो है वो वीकेस्ट लिंक होता है सिक्योरिटी के अंदर।
जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की मिस्टेक आ जाती हैं, और ये इंटेंशनली भी हो सकती है और अनइंटेंशनली भी हो सकती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जो ग्रेटेस्ट थ्रेट है ना, वो उसके इंटरनल एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डे बाय डे की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए उसके डाटे को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो किसी किस्म की भी जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए और अवेलेबिलिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू सर्वे ये है कि 71% जो डेटा ब्रीचेज होते हैं उसकी रीज़न ये है कि यूज़र जो केयरलेसली अननोन लिंक्स के ऊपर अगर वो लिंक कर देता है, कोई फिशिंग मेल आई है उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक किया और उससे कोई मेलवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, तो वो भी आपके डेटा ब्रीचेस में आ जाएगा, यानी कि आपके सिस्टम के लिए थ्रेट होगा और कंपनी के लिए थ्रेट होगा। इसी तरह 65% कहते हैं कि नेग्लिजेंट की वजह से डेटा ब्रीचेस होती है, यानी कि यूज़र जो है विलफुलिंग इग्नोरिंग पॉलिसी, जो पॉलिसीज़ ऑलरेडी हैं वो उसको इग्नोर करता है और कोई मैलवेयर या कोई और चीज़ डाउनलोड कर लेता है अगर, तो वो भी आपकी सिस्टम के लिए और आपकी कंपनी के लिए थ्रेट होगा। और 60% मिलीशियस डेटा ब्रीचेस आ जाते हैं, उसके अंदर यूज़र जो है वो विलफुलिंग करते हैं, या खुद मीन्स कि वो इंटेंशनली उस डाटे को लीक करते हैं या कॉपी करते हैं, जिसके अंदर आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी या अदर इन्फॉर्मेशन होगी या पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी या कंपनीज की कुछ सीक्रेट्स हैं, वो खुद से उसको कॉपी करके किसी और अगर ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं। तो ये जो ब्रीचेस आते हैं ये भी ह्यूमन एरर की और उनकी फेलियर की वजह से आते हैं। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक्सेस कंट्रोल्स लगाएं, उनको उतनी ही एक्सेस दें जिसकी उस काम की ज़रूरत है, जितना उसने काम करना है उसी डाटे को उसको एक्सेस दें, और उसके साथ साथ अवेयरनेस ट्रेनिंग करवाएं सिक्योरिटी के रिलेटेड। दीज थिंग जब आप करते हैं तो फिर ही आप ह्यूमन एरर को या उसके फेलियर को रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन। अच्छा, इसमें ये होता है कि कोई भी अटैकर या ट्रस्टेड इनसाइडर एम्प्लॉय जो है आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेता है और उसके बाद वो फिर आपसे डिमांड करता है कि आप मुझे अगर पैसे देंगे तो मैं आपको ये जो इंफॉर्मेशन चोरी हुई है उसको रिटर्न करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन। इसकी सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो रैंसमवेयर है आजकल के। हैकर्स क्या करते हैं, आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं, उसके बाद आपका जितना भी पर्सनल डाटा है या इम्पोर्टेंट डाटा है और इवन कंप्लीट डाटा हार्ड डिस्क जो है वो उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, और इनक्रिप्ट करने के बाद फिर आपसे वो पैसे मांगते हैं कि अगर आप मुझे पैसे देंगे तो हम आपके डाटे को डिक्रिप्ट करके दे सकते हैं, और सर्टेन टाइम के अंदर अगर आप पैसे नहीं पे करते तो वो डाटा आपका सारा का सारा वाइप आउट कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन। अच्छा, ये भी थ्रेट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट किस्म के एक्सेस कंट्रोल लगाने चाहिए, जिसमें फायरवॉल्स लगानी चाहिए, आईडीपी लगाने चाहिए, आईडीएस लगाने चाहिए, और डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज लगानी चाहिए ताकि आप अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकें, ताकि उसके ऊपर कोई अटैकर या जो इनसाइडर है वो आपके जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी ना कर सकें या चोरी ना कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट है जी मिसिंग, इनएडुकेट और इनकम्प्लीट। अच्छा, मिसिंग, इनएडुकेट और इनकम्प्लीट ऑर्गेनाइजेशन अगर पॉलिसीज़ जो होती हैं जो और प्लानिंग की जाती है किसी के भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो उसके अंदर प्रॉपरली आपने प्लान नहीं की हुई है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हैं, तो वो बेसिकली वल्नरेबल होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उससे क्या होगा, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉसेस होंगे, डैमेज होगा और डिस्क्लोजर भी हो सकता है आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि बेसिकली लीड करती है किसी भी थ्रेट को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ बनाएं वो पोर्टली डिज़ाइन ना हो, उसको प्रॉपरली प्रोफेशनली डिज़ाइंड हो और उसके ऊपर कंप्लीट चेक एंड बैलेंस हो और कंप्लीटली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि सब लोग उस पॉलिसी को फॉलो करें। अगर उसमें कोई चीज़ भी मिसिंग होगी उससे कंपनी को नुकसान ही होगा, क्योंकि उसका फ़ायदा उठाते हुए डिफरेंट किस्म के अटैक्स हो सकते हैं आपकी कंपनी के ऊपर और आपके एसेट्स के ऊपर। और उसके साथ साथ मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके लिए ये कि डिफरेंट किस्म के ऑडिट्स हों ताकि जो भी अपनी पॉलिसीज़ कंपनी को दी हुई हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हुई हैं और सारे लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट थ्रेट है वो सैबोटाज और वैंडलिज्म। सैबोटाज और वैंडलिज्म is the action involving
जिसके अंदर डेलिब्रेटली आप किसी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं या तबाह करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ये भी थ्रेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं कंपनी के, और वो थ्रेट देते हैं कंपनी को, या वो कंपनी की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी वजह से, तो वो सबोटाज के अंदर आ जाता है। और इसी तरह वेंडलिज्म में ये कि पूरा का पूरा ग्रो जो है वो आपकी पॉलिसी से एग्री नहीं करता, तो वो डिफरेंट किस्म के आपकी कंपनी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। और वेंडलिज्म की एक और सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। पिछले दिनों जैसे व्हाट्सएप ने जो एक पॉलिसी लॉन्च की थी अपने यूज़र के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा दुनिया के अंदर लोगों ने उसके अगेंस्ट चले गए थे, और सब लोग सिग्नल जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मूव होना शुरू हो गए थे। इसका मतलब यही है कि आप दूसरों से इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आप क्या करते हैं, या तो उस वेबसाइट्स के ऊपर या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं, या फिर आप उसके अगेंस्ट कोई नई एप्लीकेशन डेवलप करके या एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करके उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें वेंडलिज्म के अंदर आ जाती हैं। यानी कि आप एग्री नहीं कर रहे होते कुछ चीज़ों के ऊपर या पॉलिसीज़ के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और इसी तरह जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वो जब दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करते हैं, साइबर अटैक्स करते हैं, वो भी बेसिकली आपका सबोटाज और वेंडलिज्म के अंडर आ जाता है। दीज ऑल आर थ्रेट्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंट्री। नेक्स्ट थ्रेट जो है वो है थेफ्ट। अच्छा, थेफ्ट के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अगर कोई इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं या कोई अटैकर है, अगर वो वहाँ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी चोरी करते हैं, प्रॉपर्टी यानी उसके एसेट में उसके कंप्यूटर हो सकते हैं, और इसी तरह उसके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, और इसी तरह उसका पर्सनल डाटा हो सकता है, और इसी तरह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंपनी की हो सकती है, वो अगर चोरी की जाए तो वो थेफ्ट के अंदर आ जाती है। और इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई बंदा उसके सीक्रेट ट्रेड जो है कंपनी के, अगर सीक्रेट रेसिपी जो है वो भी उसकी चोरी कर लेता है, तो वो सारी की सारी थेफ्ट के अंदर आती है। अच्छा, इस थ्रेट से बचने के लिए कंपनी को डिफरेंट किस्म की पॉलिसी लगाना चाहिए, चेक बैलेंस लगाने चाहिए, ताकि कोई बंदा भी आपकी चीज़ों को चोरी ना कर सके, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ आ जाती हैं और डिफरेंट किस्म के एक्सेस कंट्रोल आ जाते हैं इस थ्रेट से बचने के लिए। और जो फिजिकल थेफ्ट होते हैं वो समटाइम्स ट्रेसेबल होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हों तो उससे वो ट्रेसेबल होते हैं। लेकिन जो लॉजिकल थेफ्ट होते हैं, मींस कि आपके सॉफ्टवेयर या सेंसिटिव डाटा अगर किसी ने चोरी किया तो वो समटाइम्स ट्रेसेबल नहीं होता है। अगर जो हैकर है या जो चोर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है और उसने किसी ट्रिक के थ्रू ये चीज़ चोरी करके उस कंपनी से बाहर ले गया है, तो समटाइम्स ट्रेसेबल भी नहीं होती। तो इसलिए हमें बड़ी केयरफुली सारी की सारी जो एक्सेस कंट्रोल है कंपनी के ऊपर लगाने चाहिए, उसके अंदर एक्सेस पॉलिसीज जो सिक्योरिटी की हैं वो इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और टाइम टू टाइम ऑडिट्स होता रहना चाहिए उस सिक्योरिटी के। इस तरह आप थेफ्ट का जो थ्रेट है उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है जी टेक्निकल हार्डवेयर फेलियर और एरर्स। अच्छा, टेक्निकल हार्डवेयर कब होते हैं कि अगर आपकी कंपनी को कोई हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है और उसका जो मैन्युफैक्चर है आपको इस किस्म का हार्डवेयर सप्लाई कर दे जिसके अंदर कोई फ्लॉज हो या डिफेक्टेड हो, आपने बाई तो कर ली है, लेकिन लेटर ऑन अगर आप उसको जब यूज़ करने लगे तो वो उस टाइम वो काम ना कर रहा हो, या आपने कोई ऐसा हार्डवेयर बाई कर लिया है जिसके अंदर बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो उससे क्या होगा, आपकी सर्विसेज जो होंगी वो डिस्टर्ब होंगी, और सर्विसेज डिस्टर्ब होंगी तो आपकी कंपनी को लॉस होगा। तो ये भी कंपनी के लिए थ्रेट है। तो जब भी आप हार्डवेयर बाई करें तो कोशिश करें कि उसका बैकअप्स हार्डवेयर भी रखें अपने पास, ताकि इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने पावर सप्लाईज ली है सर्वर्स की तो वो बैकअप में रखी हुई है, और अगर आप जब उसको यूज़ करने लगते हैं और उसको लगाते हैं और उसके अंदर कोई फ्लॉ आ जाता है और आपका सर्वर अप नहीं होता, तो उसकी वजह से कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो डाउन हो जाएंगी और आपको नुकसान हो सकता है। तो ये भी थ्रेट है। तो जब भी आप कोई हार्डवेयर बाय करें तो ये श्योर करें कि उसकी वारंटी होनी चाहिए और आफ्टर सेल सर्विस भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है जी टेक्निकल सॉफ्टवेयर फेलियर और एरर्स।
अच्छा, इसमें क्या, इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर आपकी कंपनी एचआर का कोई सॉफ्टवेयर बाई करना चाह रही है किसी थर्ड पार्टी से, और अगर आप कोई रिसर्च किए बगैर ये सॉफ्टवेयर बाई कर लेते हैं और आपको नहीं पता इसके अंदर क्या बग्स हैं, तो जब आप इंस्टॉल करके उसको रन करेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो आएंगे उसकी वजह से आपकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, और अगर उसके अंदर वल्नरेबिलिटी होगी तो ये भी आपकी कंपनी के लिए थ्रेट होगा। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बाय करें तो उससे पहले मेक श्योर कर लें कि वो बग्स फ्री होने चाहिए और उसकी आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए, और अपडेटेड सॉफ्टवेयर आप हमेशा बाई करें मार्केट के अंदर से। नेक्स्ट है जी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। इसका मतलब है कि अगर आपकी कंपनी कोई आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या अनरिलायबल या अनट्रस्टवर्थी सिस्टम्स को यूज़ करती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप स्टिल विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर जो कि अब ऑब्सलीट हो चुका है और इसकी सपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है इसके अंदर डिफरेंट किस्म के वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो इसका मतलब है आपकी कंपनी के ऊपर थ्रेट भी हो सकते हैं, अगर थ्रेट है तो अटैक्स भी हो सकते हैं। तो ऑलवेज़ कोशिश करें जो भी आप इस किस्म के सॉफ्टवेयर या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करें ताकि आपकी कंपनी अपडेटेड रहे और कम से कम आपकी कंपनी को थ्रेट हो। Thank you. I hope you understand different types of threats for any organization and how we can protect any organization from these threats. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe to this channel.